अधिवेशन का आज दूसरा दिन दावा किया जा रहा है या एक खबर निकल कर आ रही है कि आज दिसम गुरु का सक्रिय राजनीति से एक प्रकार से संन्यास हो जाएगा, विदाई हो जाएगा। दरअसल जेएमएम में कार्यकारी अध्यक्ष का पद समाप्त करने की बात कही जा रही है और खबर यह है कि सीएम हेमंत अगले अध्यक्ष होंगे। तो इस रूप में देखा जाए तो 38 वर्षों से 40 वर्षों से दिसम गुरु का जो जलवा रहा था झारखंड की सियासत में, उनका जो रसूख रहा था और जिस तरह वह झारखंडियों के हक हकूक की आवाज रहे थे, आज उस युग का अवसान होता दिख रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरीद खान। मोहम्मद फरीद खान जी, क्या लगता है इसको किस रूप में याद करेंगे? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन है। आपने पूछा कि कि हमारे गुरुजी का ये नेता से राजनीति से इनका करियर ये हो जाएगा, तो ये सोच गलत है। हमारे गुरुजी एक झारखंड 12 साल की उम्र में उन्होंने साहूकार को भगाने का काम किया। उन्होंने उसी वक्त से आंदोलन शुरू कर दिया था और आंदोलन करके 38 साल तक केंद्र के अध्यक्ष रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं। और उनका जो सोच वो लेके चले थे झारखंड को अलग करके देने का, वो अलग करके दे दिए हैं। जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ये देन गुरुजी का है। ये तमाम लोग जो खड़े हैं आज यहाँ ठंडी सांस ले रहे थे, हमारे गुरुजी का देन है। आज अगर ये उनका जो सरताज है, वो अगर ताज उनको उठा के अगर हेमंत सोरेन को पहनाया जाएगा तो कोई बहुत अचंभित वाली बात नहीं। हाँ, लेकिन हमें बहुत खुशी होगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री केंद्रीय अध्यक्ष बनेंगे। तमाम लोग उस क्षण को देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं और खासकर हमारे गुरुजी, उनके फादर और मदर दोनों, माँ बाप पिता दोनों वहां रहेंगे, वो देखेंगे वो क्षण को। तमाम मंत्रीगण देखेंगे, विधायक देखेंगे, नेतागण देखेंगे, जितने कार्यकर्ता वो क्षण देखने के लिए उत्सुक है कि हमारे हेमंत भैया को वो चीज मिलेगा। दिल से हमें खुशी है। हमारे गुरुजी भीष्म पितामह है, वो तो हमेशा ही झारखंड के लोकप्रिय नेता थे, है और रहेंगे ही। बिना उनके आशीर्वाद से ना झारखंड चला है और ना झारखंड चलेगा। राहुल जी हैं। राहुल जी, आप किस रूप में देखते हैं दिसम गुरु का जो 38 वर्षों का एक ईरा रहा, इस दरमियान उन्हें जल जंगल जमीन की लड़ाई और झारखंड की सियासत को एक नया मुकाम दिया, एक बुलंद आवाज रहे। अब वे कार्यकारी अध्यक्ष पद से उनकी विदाई हो रही है और संरक्षक की भूमिका में जा रहे हैं। हेमंत सोरेन नए अध्यक्ष होने की बात कही जा रही है, इसे किस रूप में देखिएगा? हमारे आदरणीय गुरुजी की विरासत है कि आज हम इतने फले फूले राजनीतिक दल के तौर पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसकी नींव आपको आज देखने को मिल रही है। हमारे नए केंद्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः फिर से बधाई देता हूं और उनकी इस अध्यक्षता में हम सभी कार्यकर्ता अपने तन मन धन लगाकर उनके सभी योजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से जमीनी स्तर पर लागू करने का काम करेंगे। दिसम गुरु का जो जेएमएम था और सीएम हेमंत का जो जेएमएम होने वाला है, इस दोनों में क्या कुछ अंतर पाएंगे आप? विरासत तो वही रहेगी, बस उनकी आधुनिकता है जो आज के जमाने की, उसको हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी लागू करके और इस झारखंड को और बेहतर और एक सुसज्जित राज्य बनाने की और अग्रसित रहेंगे। कहने का मतलब है कि मुद्दे वही जल जंगल जमीन के रहेंगे, झारखंडी अस्मिता के रहेंगे। यहाँ के जो मूल निवासी है, आदिवासी है, उनकी शैक्षणिक, उनकी बौद्धिक, उसकी सांस्कृतिक सभ्यता को संरक्षित करके और उनको और एक अच्छा जीवन देने का प्रयास किया जाएगा। हमारे साथ हैं जुनेंद्र अनवर जी। जुनेंद्र जी, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, खबर जो निकलकर सामने आ रही है इस महाधिवेशन से कि आज दिसम गुरु को संरक्षक की भूमिका दी जा सकती है और जो अध्यक्ष पद पर जो लगातार 38 वर्षों से 40 या 4 दशक से वे जिस जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे थे, अब उस पे सीएम हेमंत की ताजपोशी हो सकती है। यानी एक युग की समाप्ति और एक युग की शुरुआत। झारखंड की सियासत में दिसम गुरु का राजनीतिक अवसान की ओर जाना आप किस रूप में याद कीजिएगा इसे? देखिए, माननीय गुरुजी
दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी का इस राज्य के निर्माण में और झारखंड मुक्ति मोर्चा के रूप में आज जो पार्टी हमारे यहाँ है, जो झारखंड में इस समय सत्ता में भी है, अगर दिशोम गुरु माननीय श्री शिबू सोरेन जी की बात करें तो उनका जो गाथा है, उनकी जो कहानी है, झारखंड अलग राज्य निर्माण के लिए संघर्ष के लिए, उसको कभी नहीं भूला जा सकता है। उनका जो संघर्ष रहा है, उनका जो लड़ाई रहा है, उस विकट परिस्थिति में भी जब संसाधनों की कमी थी, लेकिन उन्होंने अब अलग राज्य के लिए जो निर्णायक लड़ाई लड़ा, वो शायद आज हम जैसे लोगों से मुमकिन नहीं है, उतना संघर्ष शायद मुमकिन नहीं है। जहां तक आपने कहा कि हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष के लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी का नाम आ सकता है, जो अभी तक नहीं आया है। अभी आज दूसरा दिन अधिवेशन का है, अभी एक सत्र और बाकी है, इसमें क्या होता है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि माननीय गुरु जी का जो योगदान रहा है झारखंड निर्माण में, आज झारखंड के दलितों, गरीबों, आदिवासियों, मूलवासियों के हक और हुकूक की लड़ाई में वो अद्वितीय है। उसके बारे में जितना भी लिखा जाए और कहा जाए वो कम है। उनका योगदान बहुत ही रहा है, लेकिन अब हर एक चीज का एक पड़ाव होता है। माननीय गुरु जी जयीफ हो गए हैं, काफी उम्र हो गया उनका, और इस लिहाज से यह जरूरी है कि दायित्व का हस्तांतरण हो, और ठीक उन्हीं का परछाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्हीं के नक्शे कदम पर, उन्हीं की तरह सोच, उन्हीं की तरह मितभाषी, उन्हीं की तरह लोगों को सीने से लगाने वाले, गरीबों, दलितों, अकलियतों, शोषितों और आदिवासियों के हितैषी, उनके बारे में सोचने वाले, राज्य के विकास में सोचने वाले, तो वो भी आते हैं, तो उनका भी योगदान रहा है। लेकिन गुरु जी के का जो रहा है वो अद्वितीय है, उनको नकारा नहीं जा सकता है। दोनों के पॉलिटिक्स में क्या अंतर था? गुरु जी की जब पॉलिटिक्स थी तो विशुद्ध रूप से जल, जंगल, जमीन, झारखंडी अस्मिता की पहचान का संघर्ष था। आज थोड़ा सा चेंजेस नजर आ रहा है। आज युवाओं का रोजगार चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है, शहरीकरण की बात है, महिलाएं काफी पढ़ लिख गई हैं, अब उनकी भी भागीदारी की बात है। तो क्या गुरुजी की पॉलिटिक्स और आज की पॉलिटिक्स, जिसका चेहरा बन के हेमंत सोरेन सामने आ रहे हैं, दोनों में कुछ कैरेक्टरिस्टिक अंतर है? नहीं, अंतर बिल्कुल नहीं है। ये है कि आपने कहा गुरु जी के संघर्ष के विषय में, जल जंगल जमीन का विषय में, तो आज भी माननीय हेमंत सोरेन जी का जो सरकार चलाने का आइडियोलॉजी है, जो तरीका है, आज भी सब वही है जो गुरु जी का था। अब है वक्त और हालात के हिसाब से उसमें कुछ बढ़ोतरी हो रहे हैं। पहले आवश्यकताएं कम थी, तो माननीय गुरु जी का जो दायरा काम करने का था वो था। अब पूरे दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा है, लड़ाई है, आगे बढ़ना है, शिक्षा बढ़ा है, महिलाओं को आगे लाना है, और नई नई बहुत सारी चुनौतियां हैं जो उस समय नहीं था। तो अब जब नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, नए बात आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी चलना पड़ेगा। इसलिए आपको ये दिखेगा कि कुछ अंतर नहीं है। मूल जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो वही है जो माननीय गुरु जी का था। उसमें वक्त और के हिसाब से बढ़ोतरी किया जा रहा है, बस यही अंतर है। जो आज की जो युग की आवश्यकता है उसको उसमें प्लस किया करना पड़ेगा ना। और आपने वक्त की याद दिलाई तो हमें याद आ गया वक्त क्योंकि आज तो यह चर्चा में है। भाजपा कह रही है, उसका दावा है कि जब जब भी भाजपा जो अफजाल मुसलमान हैं, आजाद है, पसमानदा है, उनकी जब हक हकूक देने की बात करते हैं, तो जो ये अगली जाति के मुसलमान हैं, अशराफ हैं, ये टांग अड़ा देते हैं, क्योंकि पूरे वक्फ बोर्ड पर तो अगली जाति का कब्जा है ना। देखिए, यही पे पूरा देश दिग्भ्रमित है। बात को समझिए, वक्फ जो है वो एक धार्मिक प्रक्रिया है। वक्फ जमीन का सदका है। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं ईश्वर का इबादत करने के लिए, हम रोजा रखते हैं ईश्वर का इबादत करने के लिए, लोग पूजा करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, सेम यही चीज है वक्फ। वक्फ एक ऐसा है, जैसे मेरे पास 20 एकड़ जमीन है, अब हमको ही लग रहा है
कि उसमें से 2 एकड़ जमीन हम उन लोगों को दे दें जो बहुत पीछे हैं, जो मजलूम है, परेशान है, जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं है। हमको यतीम खाना बनाना है, हम 2 एकड़ जमीन इसमें दे देते हैं। सवाल उसका नहीं है। देखिए यही बोलना चाह रहे हैं हम। अब भाजपा दिग्भ्रमित ये कर रही है कि हमने अगर जमीन वक्फ किया गरीबों के लिए तो उसमें तो पासमानदा लोग हैं, उसमें तो बिछड़े हुए लोग हैं, उसमें तो गरीब लोग हैं। वक्फ के जो पद हैं, वक्फ के जो कमिटियां हैं, उस पे काबिज कौन है? उसमें तो अशराफ लोग काबिज है। नहीं, बिल्कुल नहीं, उनमें दोनों है। जो भी लोग हैं वक्फ करने वाले लोग भी हैं और वक्फ से जो फायदा उठाने वाले लोग हैं वो भी है। देखिए हम लोग का इसमें डिमांड सीधा सीधा ये है कि संविधान हमको धार्मिक स्वतंत्रता देता है। भारतीय संविधान अपने प्रस्तावना में ही कहता है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अपने हिसाब से अपने धर्म और अपने पंथ को मानने का अधिकार है। मान सकता है। लेकिन अब एजाज अहमद को पढ़े होंगे, अली अनवर को पढ़े होंगे, पिछले 1 दशक से लोग पसमानदा समाज का झंडा बुलंद किए हुए हैं। मैंने कहा कि ये दिग्भ्रमित करने की बात है, पसमानदा और अगड़ा और पिछड़ा। यहाँ पे जो हमारा समाज है उसमें मेरा कुरान ही कहता है कि अब कुरान में ईश्वर लिखते हैं कि मुसलमानों, हमने तुमको एक माँ बाप से पैदा किया और फिर तुमको कबीलों में बांटा इसलिए कि तुम्हारी पहचान हो सके, इसलिए नहीं कि तुम अगड़े हो, तुम पिछड़े हो। हमारे नबी जो थे वो अपने अंतिम कुतबा भाषण में कहे, उन्होंने कहा कि सुन लो लोगों कि तुम एक माँ बाप के औलाद हो और तुम में से कोई एक दूसरा पर बर्तरी नहीं रखता है, तुम लोग बराबर हो। बर्तरी अगर वो रखता है तो उसका एक शर्त है कि तुम्हारे अंदर जितना श्रद्धा है उसको हम लोग बोलते हैं तकवा। तकवा कितना है, कितना तुम लोगों को मान के चलते हो। इसलिए इस्लाम में अगड़ा पिछड़ा छोटा बड़ा नहीं, किसी भी धर्म में गैर बराबरी की कोई गुंजाइश नहीं है। कॉन्सेप्ट के स्तर पर प्रैक्टिकली क्या होता है, जमीन पे क्या होता है, सच तो उसकी वह आप देखिए आप जाइए किसी मंदिर में पूजा में, आप वीआईपी लाइन में जाएंगे 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। आप अगर गरीब गुरबा आदमी है लाइन में जाइएगा 2 घंटा 5 घंटा 7 घंटा लगेगा। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे मस्जिद में एक सफाई कर्मी अगर मस्जिद में गया, आगे बैठा और नियत बांध लिया या नमाज पढ़ने के लिए बैठ गया, पीछे से डिस्ट्रिक्ट जज जाएंगे, उनका हस्ती नहीं कि उनको हटा दे। ये बराबरी हमारे अंदर है। अच्छा, एक सवाल, आप लोग भाजपा को मसाला क्यों देते रहते हैं? मसाला इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक मंत्री ने कह दिया कि हमारे लिए संविधान दूसरे दर्जे की चीज है और कुरान शरीयत पहला है, शरीयत पहले उस कुरान माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब, मंत्री का नाम नहीं लिया, मैं बता रहा हूं, अब उन्हीं का बयान है। माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब आज की तिथि में झारखंड के मुसलमानों के नेता है, पूरा जेएमएम का नेता है, मुसलमानों के भी नेता है, जेएमएम के तो है, लेकिन पूरे मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक बड़ा तबका ये मान रहा है कि हफीजुल हसन का जो बयान है ये भाजपा को टारगेट करके नहीं दिया गया है, ये कांग्रेस का टारगेट करके दिया गया है। कांग्रेस जिस तरह से वक्फ बोर्ड के सवाल पे मुखर थी, जेएमएम ने हफीजुल अंसारी को आगे करके तगड़ा बयान दिलवा करके और कांग्रेस की जमीन को हड़प लिया। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो हफीजुल हसन साहब का बयान है परफेक्ट है, जायज है, सही है, हम उसका तायद भी करते हैं और हम भी उस बयान को बोलते हैं। मतलब पहले शरीयत उसके बाद संविधान। देखिए वो क्या बोले हैं, हफीजुल हसन साहब ने कहा कि हमारी जो शरीयत है ये हमको ये इजाजत देती है कि जिस देश और समाज में आप रहते हैं आपकी पहली प्राथमिकता वो समाज, वो संविधान है। तो ये शरीयत हमको सिखा रही है कि आपको संविधान का कद्र करना है। हम जिनके फॉलोअर हैं, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका कहना है कि तुम जिस देश में रहो उस देश के वफादार बनकर रहो, उस देश के लिए अपने गर्दनों को कटाओ, उस देश की मिट्टी में अपने खून को मिलाओ। फिर ये कहां बात आ जाती है? वही शरीयत हमको इजाजत देता है कि आप जो है अपने संविधान को मानिए। तो इसको तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है और माननीय हफीजुल हसन साहब का उभरता हुआ जो चेहरा है, लोगों का जो विश्वास बढ़ रहा है, उन पर एतमाद बढ़ रहा है, उसको धूमिल करने का कहीं ना कहीं प्रयास है, नाकाम प्रयास है। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि हाथी जब बाजार में चलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं, इनको भौंकने दीजिए। इससे हमारे नेता के चरित्र पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। धन्यवाद। सकते हैं कि
गुरुजी की जिस विदाई की बात कही जा रही है, जो दावा किया जा रहा है कि वे अब संरक्षक की भूमिका में रहेंगे और अध्यक्ष की भूमिका में हेमंत सोरेन की ताजपोशी होगी, उसको लेकर इस महाधिवेशन में लोगों का एक ही राय है और वह राय यह है कि गुरु जी का संघर्ष, दिसुम गुरु का जो संघर्ष है वह अद्वितीय है, अतुलनीय है, उसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन नए युग की जो आवाज है, आज की परिस्थितियों की जो जरूरत है, वह हेमंत सोरेन है। आपने सुना करीबन सारे लोगों का एक ही राय था कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम जो है राष्ट्रीय फलक पर अपना विस्तार करने में समर्थ है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।